वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 28 जून और 28 जून के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। यहाँ पर इन नंबर्स पर कॉल करके ये पेड पीडीएफ है। यहाँ पर आपको डेली जो ये वाली मैं अभी अपलोड करती हूँ वो एक, मैं जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ वो, और जो एक मंथली आता है, ये सब का आप एक्सेस ले सकते हैं आप सभी लोग। सो करते हैं हम लोग स्टार्ट हमारे लेक्चर को। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, प्रेसिडेंट का रूल, स्किन बैंक, उदारीकरण प्रेक्षित योजनाएं, और भारत में मिलेट्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और रेफ्यूजीज पे भारत की क्या हाल फिलहाल में पॉलिसीज है। देखिए अभी पता है क्या है, ये जो ग्रेट पिरामिड है गीजा का, ये न्यूज में क्यों है? ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है कि मोदी जी की जो विजिट हुई है वो एक तो यूएसए में हुई है और एक हुई है इजिप्ट में। तो इजिप्ट के कियारो जो उसकी कैपिटल है, मेन और बिजिएस्ट सिटी है वहां की, वहां पर उनकी विजिट हुई है। तो अगर वहां की उनकी विजिट है, वो कहाँ गए थे? पिरामिड्स ऑफ गीजा में। अभी मैंने आपको बताया था, वो कुछ दिन पहले ही मैंने आर्टिकल में कवर किया था कि वो एक मॉस्क भी गए थे। तो वो मॉस्क गए थे तो मॉस्क वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो मैंने आपको कवर करा दिया था। अब वो पिरामिड्स ऑफ गीजा गए हैं, गीजा के पिरामिड, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पिरामिड्स ऑफ गीजा जो है, जैसे पिरामिड ऑफ खूफू के नाम से भी जाना जाता है, ये गीजा में बने हुए 3 पिरामिड्स में से एक है, जो कि गीजा प्लेट्यू नाइल नदी के पास कियारो में इजिप्ट में बना हुआ है, जो कि खूफू ने ही बनवाया था। ये पिरामिड जो है, पहली बार इसको ये किसने एक्सकवेट किया है, ये हमारे लिए प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और ये पूरा आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आप इसको नहीं पढ़ेंगे। मेंस के लिए आप पढ़ेंगे इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस, ठीक है? वो मैं अपने मेंस का जो आपको मैं करवाऊंगी कंप्लीट, उसमें मैं बताऊंगी उस चीज को। लेकिन ये वाला जो आप करोगे, ये आपका सिर्फ और सिर्फ है प्रीलिम्स में कि भाई गीजा का प्लेट्यू कहाँ पे बना हुआ है। ये जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक है और सबसे पुराना भी है। इसको सबसे पहली बार इसकी खुदाई 1880 में ब्रिटिश के ही पुरातत्वविद थे, सर विलियम मैथ्यू फिल्ड्रेंस पेट्री, इन्होंने किया था। ठीक है, ये सवाल बन सकता है। ये पूछा जा सकता है कि क्या ये 7 अजूबों में से एक है या नहीं। बाकी कुछ इसके फीचर्स मैं बता दूं, वैसे कम चांस है क्वेश्चन आने के, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिसमें येलोविश लाइमस्टोन का यूज किया गया है, पीले चूना पत्थर का बना हुआ है, जो भी अंदर का जो एरिया है वो हल्के रंग के चूना पत्थर से बना हुआ है, जिसकी भुजाएं 51.87 डिग्री के कोण पर उठती हैं। 2 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक यहाँ पर काफी सारे शामिल, बहुत बड़े बड़े ग्रेनाइट के जो खंड है वो बने हुए हैं। तो पिरामिड्स ऑफ गीजा आपको याद रखना है कौन सी नदी के किनारे है? नाइल नदी। मेरे हिसाब से आप सभी स्टूडेंट्स को नाइल नदी के बारे में पता होगा। हम लोगों ने जब जब टॉपिक आया है हमने कवर भी किया है। तो नाइल रिवर जो है वो तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और सबसे बड़ी नदी है ये अफ्रीका की, और पूरे वर्ल्ड की भी इसको पहले यही बोला जाता था। पर कभी कभी ऐसा कहते हैं कि भाई अमेजोन भी यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है। तो अमेजोन और नाइल में थोड़ा सा विवाद चलता रहता है। ठीक है, नाइल जो नदी है वो कितने एरिया को कवर अप करती है? नाइल यहाँ पे 11 कंट्रीज को कवर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2024 के लिए, या आरओ एआरओ, या कोई भी आप वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो नाइल नदी किसी भी एग्जाम में बन सकती है। तो नाइल नदी जो है वो 11 कंट्रीज जैसे कि कॉन्गो, तांजानिया, रवांडा, युगांडा, केन्या, इथोपिया, एरिट्रिया, साउथ सुडान, सुडान, इजिप्ट, बुरुंडी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इजिप्ट में, सुडान में, साउथ सुडान में पानी का जो स्रोत है ना, वो नाइल की नदी। वहीं पर इस सुइस कैनाल भी बना हुआ है। ठीक है, नाइल की नदी जो है ये व्हाइट नाइल, पहले जो है व्हाइट नाइल आती है और ब्लू नाइल, दोनों के मिक्सचर से एक नाइल नदी बनी। ठीक है भाई, तो ये कई बार पूछा जाता है। और ये कहाँ पे जाके ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है, कहाँ मिल जाती है? जैसे अपनी भारत की गंगा नदी जाके बे ऑफ बंगाल
ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसी प्रकार से नाइल नदी जो है वो मेडिटेरेनियन सी में जा करके मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये देख लीजिए भाई पिक्चर, ये है पिरामिड, पिरामिड की शेप में बना हुआ है गीजा में। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, इसको आपने सिर्फ एक पढ़ना है कि ऐसा ऐसा न्यूज में चल रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है सिर्फ। अगला प्रश्न है हमारा, जो आप सभी लोग जानते हैं, मणिपुर में मेतई और कुकी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अब ये बोला गया है प्रेसिडेंट रूल एक लास्ट ऑप्शन बचता है। मणिपुर में प्रधानमंत्री शासन लगा दिया जाए, वही इकलौता विकल्प होगा। लेकिन सरकार जो है वो तब तक, जब तक मतलब आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल ना ऐसे ही नहीं लगा देना चाहिए। बी आर अम्बेडकर का भी ऐसा ही कहना था कि आप ऐसे ही भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा दो, मतलब आपको लगा और आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, नहीं, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हर जगह। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, जब तक सिचुएशन थोड़ा सा समझ में नहीं आती तब तक हम प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा वायलेंस को कंट्रोल करने का, तो डेफिनेटली क्या लगाया जाएगा, प्रेसिडेंट। तो मणिपुर में जो अभी जातीय हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बीच बीजेपी के कई लोगों ने यह स्पष्ट किया है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो केवल एक अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उससे पहले बाकी सारे विकल्पों को अपना हथियार बनाया जाएगा। वहां पे जो लोग कुकी और जो मेतई लोग हैं, वहां पे ऐसा उनका कहना है कि जितना भी हमले हो रहे हैं उसकी योजना बनाने के लिए राज्य पुलिस को दोषी ठहराया गया है। वही राज्य के एक प्रमुख है मेतई समुदाय के असम राइफल्स पर इस चीज का आरोप लगाया है। तो वहां पर जो है सिचुएशन बहुत खराब है। अगर मैं वही बात करूं राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि कभी भी अगर किसी भी देश में, मतलब किसी भी राज्य में, आर्टिकल 355 के अनुसार भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके संभालने की जिम्मेदारी किसके पास है, केंद्र के पास है। सेंटर सारा कंट्रोल करेगी स्टेट्स को। बट इफ इन केस नहीं कंट्रोल हो पाता, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो क्या ऑप्शन बचता है, आर्टिकल 356, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था कि ये अनुच्छेद को अमल में नहीं लाया जाएगा, इसे मित्र पात्र, मतलब डेड लेटर रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरत होगी सिर्फ तभी किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक ही साल में, अगले ही साल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 1951 में, पंजाब की सरकार ने यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद से इसको कितनी ही बार लगाया जा चुका है, और मणिपुर में तो मैक्सिमम टाइम्स लगाया है। ये यूपीएससी ने सीडीएस जो होता है एग्जाम में पूछा था कि आज तक कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बार जो है प्रेसिडेंट रूल लगा। आंसर क्या है, मणिपुर में मैक्सिमम टाइम्स लगा, आर्टिकल 356। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखिएगा। और कौन सी ऐसी स्टेट है जहां तक आज तक नहीं लगा है, वो है तेलंगाना। क्योंकि आप जानते हैं कि तेलंगाना भी हाल फिलहाल में नहीं है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, इन दो जगह में आज तक नहीं लगा है, बाकी सब जगह पे आज तक लग चुका है। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि संवैधानिक तंत्र जो है एक राज्य का वो विफल हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी है, इसीलिए इसको स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी कहते हैं। जिसमें ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें नहीं चल पा रही हैं, सीएम के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, उस केस में हम प्रेसिडेंट रूल को आसानी से लगा सकते हैं। आर्टिकल 365 ये बात कहता है अपने आप में कि भाई कभी भी स्टेट यहाँ पर सेंटर के दिए हुए डायरेक्शंस पे काम नहीं कर पाती है, तो आर्टिकल 366 के तहत, आर्टिकल 366 के तहत जो है क्या लगाई जा सकती है, इमरजेंसी। लेकिन ऐसा है कि भाई इमरजेंसी लगा दी, बहुत अच्छी बात, कोई समस्या नहीं। लेकिन उसको अप्रूवल कराने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, सिंपल मेजोरिटी, जो है 2 महीने के अंदर। जैसे आज किसी जगह पे प्रेसिडेंट ने लगा दी अपनी मर्जी से, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे अभी चल रहा है जून, तो अभी आज लगी है, तो आगे आने वाले 2 महीने अगस्त तक क्या है, इमरजेंसी को लगाने की परमिशन पार्लियामेंट द्वारा पास की जा चुकी हो 2 महीने के अंदर। अगर तो ठीक है पास हो गई, नहीं हुई तो वो 2 महीने बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और ये इमरजेंसी 6 महीने के बाद 6 महीने तक रहती है। और हर 6 महीने पे आपको अगर इसको दोबारा लागू करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो,
आप इसके लिए अप्रूवल दोबारा से सिंपल मेजोरिटी का लोगे और दोबारा से आप करवा सकते हैं। ठीक है, 1 साल तक इस पूरे को काम किया जा सकता है। 1 साल में, 1 साल के अलावा अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए सिर्फ यही है कि नेशनल इमरजेंसी लगाओ, और इलेक्शन कमीशन भी ये चीज बताएगी कि हाँ ऐसा है। ठीक है, और अगर कभी भी प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में लग जाता है तो उसमें होता क्या है कि वहां की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसको डिसमिस किया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, हाई कोर्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, और सारा काम प्रेसिडेंट का रूल लगा है ना, मतलब प्रेसिडेंट काम देख रहे हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे सारा का सारा काम गवर्नर देखेगा, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। असेंबली को भी सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ऐसे किया जा सकता है, लेकिन उस स्टेट के लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, इस पूरे केस में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है। बेसिकली ज्यादातर पावर्स जो है वो गवर्नर के हाथ में आ जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि गवर्नर के हाथ में पावर आ गई ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि जो सीएम है वो बिल्कुल एबॉलिश होंगे ही होंगे, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। सीएम और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जरूरी नहीं है वो एबॉलिश हो। ठीक है, सो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल तो देखिए, आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या हर एक एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। इसके ऊपर कई बार अलग अलग कमिटीज की अलग अलग सिफारिशें रही हैं, जैसे सरकारिया कमीशन 1987। हालांकि सरकारिया कमीशन बनाई गई 1983 में थी, पर रिपोर्ट उसने 1987 में सबमिट करी है। तो उन्होंने ये बोला है, उन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि आप आर्टिकल 356 को केवल उसी जगह इस्तेमाल करेंगे जो आप अंतिम उपाय के रूप में जानते हैं, सिर्फ लास्ट एक हेल्प के रूप में होना चाहिए, लास्ट रूप। ठीक है, और रिपोर्ट गवर्नर यहाँ पे सबमिट करे, उनको ऐसा एहसास होता है, और जब तक पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगी तब तक, जब तक पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगी तब तक आप उस स्टेट की जो असेंबली है उसको हाथ नहीं लगा सकते, मतलब उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके से ये चीजें जो है इन्होंने बोली है। और साथ ही साथ जो हमारी एक नेशनल कमीशन होती है जो पूरा लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करती रहती है, उन्होंने भी ये चीज बोली है कि अगर कभी भी स्टेट में आप ऐसा करना चाहते हैं कि आपने प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो आपको स्टेट से पहले बात करनी पड़ेगी, और गवर्नर की इच्छा नहीं होगी कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे कभी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल दादागिरी वाली बात हो जाएगी ना, वरना किसी भी स्टेट में जाकर के ये कर दो तो केंद्र सरकार के पास अनियमित पावर आ जाएगी, कंट्रोल नहीं होगा उस पावर का। तो इस तरीके से इस चीज के लिए बात की गई। ठीक है, और ऐसी पंछी कमीशन आई थी, या पुंछी कमीशन भी कहते हैं, 2008 में आई थी, जिसमें उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आपको इसके लिए जो है आर्टिकल 356 में एक अमेंडमेंट्स करने चाहिए, और उस अमेंडमेंट के तहत जो है वो पूरा डिसाइड करना चाहिए कि कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए आर्टिकल 356। ठीक है भाई, एसआर बोमई केस भी इसी के ऊपर था कि आर्टिकल 356 पे हम लोग कभी भी जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं, मतलब हमारी मर्जी है कि हम उसके ऊपर एक न्यायिक जांच बिठा सकते हैं अगर कभी भी ऐसा लगता है कि वो जो एक राज्य है वहां पे गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई। ठीक है भाई, समझे बात को पूरा। अगला आर्टिकल है हमारा स्किन बैंक। नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन का बैंक ओपन किया जा रहा है, जहाँ पे स्किन का बर्न जिसका भी हुआ है, जो भी किसी पर्सन का स्किन का बर्न हुआ है उसके ऊपर एक स्किन जो है लगाई जा सकती है। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में इसको बनाया जा रहा है। स्किन बैंक पता है क्या होगा, कभी भी जैसे कोई भी पर्सन की डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई तो अगर उस पर्सन ने अपनी मर्जी से बताया कि मेरी डेथ होने के बाद मेरी स्किन को डोनेट कर दिया जाए, तो उसकी स्किन का जो हिस्सा है वो 6 घंटे के भीतर भीतर निकाल लिया जाएगा और उस पर्सन को दे दिया जाएगा जो कभी भी जिनकी स्किन जल गई है या किसी भी तरीके से उनकी स्किन को हार्म पहुंचा है, तो उनको वो स्किन का हिस्सा डोनेट कर दिया जाएगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं ब्लड डोनेशन होता है, बोन मैरो डोनेशन होता है, उसी प्रकार से एक स्किन डोनेशन भी रहेगा। कोई भी स्किन डोनेट कर सकता है, हाँ बस वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 से लेके 100 वर्ष तक भी हो तब भी चलेगा, उसकी ट्रीटमेंट करने में किया जा सकता है। लेकिन
छह घंटे के भीतर, क्योंकि 6 घंटे के बाद जो बॉडी है, जो डेड बॉडी होती है, वो गलनी शुरू हो जाती है, सड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जिन व्यक्तियों को एड्स था या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, एसटीडीज हैं, स्किन का कैंसर था या सेप्टिकेमिया था, हेपेटाइटिस बी या सी था, उनको नहीं होगा। बस बाकी जब स्किन का जब ट्रांसप्लांट किया जाएगा तब उसके ऊपर एचआईवी का टेस्ट और ये सारे टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। हाँ, कोई स्किन बर्न उसकी रही है वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्किन जो है फिर वो आगे 85% ग्लिसरॉल के साथ स्टोर करके रखी जाएगी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस में। इसको 5 साल तक रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अभी स्किन का जो ये बैंक है नॉर्थ इंडिया में पहली बार ओपन हुआ। असल में पहले महाराष्ट्र में 7 ऐसे बैंक ओपन है, चेन्नई में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। नॉर्थ इंडिया में पहली बार सफदरजंग दिल्ली में ओपन किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 7 से 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी किसी ना किसी वजह से स्किन जल जाती है, चाहे सड़क दुर्घटना में चोट आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि आप स्किन जो है ग्राफ्टिंग करनी शुरू कर दोगे, ठीक है। इसको आप किया जा सकता है और बहुत लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो 5 सालों तक के लिए स्किन की जो है स्टोर किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं स्किन का ऐसे ट्रांसप्लांट जो है, पहले जो है हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था, बहुत सारी और चीजें होती हैं, अब यहाँ पर स्किन का ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। क्लियर हुआ भाई सबको यहाँ तक? चौथा हमारा बहुत इजी सा है। अच्छा, स्किन ट्रांसप्लांट वाला जो टॉपिक है ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि ऐसा ऐसा एक टेक्निक आई है, इसमें आपको मेंस में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। रेमिटेंसेस यहाँ पर जो है ये आरबीआई ने स्टार्ट करी है, जिसमें ये बोला है कि जितने भी भारतीय सिटीजन जो कि बाहर रह रहे हैं, अपने यहाँ पे पैसा भेजते हैं, उनकी जो लिमिट है वो $2.5 लाख तक बढ़ा दी गई है पर 1 साल में, ठीक है। इस पे जो है ये बोला गया है कि भाई इस स्कीम के ऊपर जो है $2.5 लाख के ऊपर जो है 20% का टैक्स लगेगा। आपको पता है ना, जुलाई 1 से बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए। जैसे अगर आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, आपने कहीं बाहर जाना है, तो उस पर भी आपका 10% टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे ही एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उदारीकरण प्रेषण स्कीम, जिसमें ये टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं ऐसे। और वो जो है वो फंड्स को रेमिट भी करवा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको आप याद रखिएगा। रेमिटेंसेस के ऊपर आप कोई भी दूसरी कंट्री में बैंक खोल रहे हो, दूसरी कंट्री से पैसा भेज रहे हो, इस तरीके से जितनी भी चीजें होंगी वो आपका इसके आएंगे और इसमें टैक्सेबल होगा, इस पूरे पे टैक्स लगाया जाए। बाकी ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये मैंने अपने पहले के लेक्चर में भी कवर किया हुआ है एग्जैक्ट सेम, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से FEMA FRMA हमारी पॉलिसीज को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऑलरेडी ही कवर किया हुआ है, ठीक है भाई। मिलेट्स की प्रोडक्शन, अभी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि भारत में जो मोटे अनाज है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाइए। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का ऐसा कहना है कि मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स ये हमें बहुत फायदा देने वाले हैं, क्योंकि अभी 2023 का जो पूरा वर्ष है वो हमने मिलेट्स के ऊपर ही रखा है, राइट, आपको पता ही है। तो मिलेट्स जो है बहुत ही फायदेमंद चीज है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया हुआ है कि मिलेट्स जो है वो एक बहुमुखी स्वास्थ्यवर्धक अनाज है, ग्लूटेन मुक्त होते हैं, कोई एलर्जी नहीं होती है, बहुत कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं, न्यूट्री होते हैं, पौष्टिकता का जो स्तर होता है वो बहुत उच्च होता है, प्रोटीन, फैटी एसिड, विटामिन बी, कैल्शियम, लोहा, लेड, पोटाशियम, मैग्नीशियम सब इसमें। और जो अभी काम चल रहा है उससे बेटर तरीके से इसको उगाया जा सकता है। भारत के अंदर जो है 170 लाख टन का मिलेट जो है वो उगाया जाता है, जिसमें हम लोग 9 तरीके के मिलेट्स उगाते हैं। सबसे टॉप करते हैं इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ठीक है। और सबसे ज्यादा उगाया जाता है मिलेट्स जो है ज्वार, बाजरा, रागी, वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आप बेहतर होगा कि आप इसमें 3 स्टार्टिंग के याद कर ले, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। लेकिन मिलेट्स में क्या होता है ना, मिलेट्स में अभी तक
बात सबसे बड़ी मुझे ऐसी लगती है कि इसमें एमएसपी अनाउंस नहीं किया जाता सरकार द्वारा। सरकार यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो एमएसपी, वो अनाउंस ही नहीं करती है। तो मिलेट जो है वो, उसमें अगर यहाँ पर जैसे अब बाकी क्रॉप्स के लिए करते हैं, जो है वीट के लिए, गेहूं के लिए, बाज उसके लिए, चावल के लिए, इसके लिए भी तो होना चाहिए ना। तो मार्केटिंग बहुत कम है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने गेहूं की रोटी खाई, बाजरे की रोटी नहीं कभी खाई। तो क्या होता है ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, बहुत पहले के समय में प्रोडक्शन गिर गया, जबकि बढ़ना चाहिए था, ज्वार का, बाजरा का, रागी का, गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि मिलेट्स के क्या बेनिफिट है। हमको क्या पता है कि सिर्फ जो है गेहूं की रोटी होती है, तो हम गेहूं की ही रोटी खाते हैं, उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा, और गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। बहुत से लोग हैं इंडिया में जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो उसकी मांग भी नहीं होती ज्यादा, थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा होता है। तो जो थोड़े से कम आय वाले उपभोक्ता हैं वो उन्हें खरीद नहीं सकते। तो ये भी थोड़ा सा होता है। कई बार ऐसे लोगों को कहना है कि यार रोटी का टेस्ट अच्छा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा इस तरीके की एक है भ्रांति कि टेस्ट अच्छा नहीं होता। जैसे जो हम उसकी आटे की रोटी खाते हैं, मतलब ये गेहूं की, तो वो उसका टेस्ट सही होता है, जबकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, तो वो ज्यादा कम जो है किया जाता है। लेकिन सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए, आप सभी जानते हैं कि जितने भी मिड डे मील स्कीम है, जो राशन शॉप पे मिलता है, या जितने भी अब एमपीज एमएलए को मील सर्व की जाती है, या कहीं पर भी कुछ भी होता है, वहां पे मिलेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अब भारत में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मिलेट की प्रमोशन होने लग गई। मिलेट एक बहुत बड़ा एक इसमें मानने लग गए कि मिलेट एक बहुत जरूरी एक हमारे लिए इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मिलेट को काफी बढ़ावा मिला है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसको इंक्लूड कराना, इंडिया में इंक्लूड कराना तो थोड़ा सा जरूरी है। और ऐसा भी होना चाहिए कि जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी है, उनको दूर करने के लिए ये जरूरी है इसको इंक्लूड करें। नीति आयोग का भी ऐसा ही कहना है। ठीक है, मिलेट के हॉटस्पॉट जो भारत में है, वो मध्य प्रदेश में मांडला डिंडोरी है, उड़ीसा में मलकानगिरी, और तमिलनाडु में गढ़वाल के हिमालय और कोली की हिल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देखेंगे। ये 2020 का डेटा है, अभी तो आप 2023 का डेटा ही पढ़ेंगे। मैं अभी जैसे ही कोई नया डेटा आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आप क्या कर सकते हो, इस डेटा की पिक्चर क्लिक कर लो और आप इसको लिख लो। ठीक है ना? क्या होगा इससे? फायदा ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी कि कभी भी मिनट्स के ऊपर कोई डेटा लिखना है मेंस के एग्जाम में, तो आप ये डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है हमारा भारत की रेफ्यूजी पे पॉलिसी। ये तो देखो हर टॉपिक के लिए, ये मेंस में हर एक चीज के लिए पूछा जाएगा। ये मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इसमें आएगा उसमें, भाई ये तो करंट अफेयर का टॉपिक है, तो किसी में भी जोड़ दोगे। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि भाई शरणार्थी जो है वो एक जो नए देश में आते हैं, उनके लिए संपत्ति की तरह होते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, रेफ्यूजी डे मनाया गया उसके लिए। तो बस वही है, ये वही टॉपिक है, अलग से कुछ नहीं है। ये टॉपिक दोबारा इसलिए लिया गया क्योंकि ये न्यूज में फिर से है। तो मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि भाई आप जीएस के जो मेंस की तैयारी कर रहे हो अपनी, उसमें इस टॉपिक को लिख लो। लिख लो कि भाई वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है और इस प्रकार से ऐसी ऐसी चीजें हैं। रेफ्यूजीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एक देश के लिए असेट बन के आ जाते हैं। कई बार एक नुकसान भी होते हैं, दंगे भी भड़कते हैं उससे। कई बार बीजेपी सरकार पे भी बोला गया कि भाई जैसे रोहिंग्याज आए हैं, तो उसके लिए जब रोहिंग्याज इंडिया में एंटर किए तो उससे जो बीजेपी की सरकार ने दंगे भड़काए। तो मतलब नेगेटिव बातें बहुत सारी है, आपको एग्जाम में पॉजिटिव चीजें लिखनी है। ठीक है, तो यूएन की कन्वेंशन भी है, ये भी मैंने बताई थी अभी 2 दिन पहले ही आर्टिकल में मैंने इसको कवर किया है कि रेफ्यूजी क्या होता है। मैंने कहा था कि आप रेफ्यूजी की डेफिनेशन लिख लो, पॉइंट 3 में लिखी हुई है। शरणार्थी कौन होते हैं? वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने देश की राष्ट्रीयता से बाहर रह रही। ठीक है ना? तो वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इंडिया की पॉलिसी क्या है? इंडिया ने अभी तक कोई इस पे रूल नहीं बनाया है। बस कोई भी हमारा सिंगल रूल नहीं कि हम रेफ्यूजीज को कैसे प्रिवेंट करेंगे, या रेफ्यूजीज कौन से अलाउड है कौन से नहीं अलाउड है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में संख्या ऑलरेडी ज्यादा है हमारी। अब रेफ्यूजीज आने की वजह से जनसंख्या और बढ़ती जा रही है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। ठीक है, जो सीए आया था 2019 का, उन्होंने बोला था कि हम लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, अगर वो हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और सिख और बुद्धिस्ट है, तभी उनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इशू है और हाई चांस है कि रेफ्यूजी पे क्वेश्चन आएगा। लास्ट हमारे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, एक है साउथ अफ्रीका की कस्टम यूनियन के ऊपर।
साउथ अफ्रीका की भी एक कस्टम यूनियन है, जो कि सबसे पुरानी कस्टम यूनियन है वर्ल्ड की, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का है। और ये साउथ अफ्रीका की नहीं है, जो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका उसकी नहीं है, साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन कंट्रीज का है, जिसमें साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, लिसोथो, इस्वातिनी का आते हैं सारी कंट्री। लिसोथो और इस्वातिनी तो साउथ अफ्रीका में ही पड़ती हैं, आपने कभी मैप देखा हो। 1910 में बनी थी, विंडोहक नामीबिया में इसके हेडक्वार्टर्स है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, अभी हाल फिलहाल में जो है किसको ऑर्डर ऑफ द नाइल का अवार्ड, इजिप्ट का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है, किसको? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। क्योंकि अभी आप जानते हैं, मैंने बताया है, इजिप्ट की विजिट के लिए गए हुए थे, वहां पे मॉस्क, पिरामिड्स ऑफ गीजा में विजिट किया, जो हमने कवर किया। ऐसे ही वहां पर उनको पूरे इजिप्ट का सबसे बड़ा ऑनर, जैसे भारत का सबसे बड़ा ऑनर है भारत रत्न, उसी प्रकार से इजिप्ट का सबसे बड़ा ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्यों? क्योंकि नाइल रिवर फ्लो करती है वहां पर, और नाइल नदी इजिप्ट का सबसे बड़ा पानी का स्रोत है, इसलिए ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम पर मोदी जी को एक अवार्ड दिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। इजिप्ट के साथ रिलेशंस बहुत न्यूज में चल रहे हैं, आने वाले मेंस में इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस पे सवाल बनने के हाई चांसेस है। ठीक है, तो वो मैं अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे उसका पूरा कवर अप करूंगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस पूरे को कवर अप करिए। ये था आपका पूरा आर्टिकल, यहाँ तक पूरे के पूरे चीजों को कवर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।